जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है ई शिक्षा विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोगों ने राष्ट्रपति के संदर्भ में बहुत सारी बातें कर ली थी, 1-2 लेक्चर 3 लेक्चर हो भी गए थे। तब तक इतनी यात्रा करने में हम लोगों ने सिर्फ अनुच्छेद 54 तक बात की थी। ठीक है, हमने बात करी थी कौन कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, क्या क्या उसमें गुण विशेषताएँ होनी चाहिए, वो सब तभी वो लड़ सकते हैं। अब हम जब कोई चुनाव लड़ेगा और जीतेगा तो कैसे जीतेगा, कौन कौन से लोग चुनाव देंगे, तो उनके चुनाव दे मतलब मत देने का अधिकार कितना होगा, कितने प्रतिशत, मतलब सब कुछ के बारे में एकदम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल पर नए हैं तो पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा। दूसरी चीज़, हाँ एक चीज़ और आप लोगों को बता दें, मैंने पीछे वाले में 54 में एक पॉइंट मैं भूल गया था, वो ये बताना था कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो मैंने ये बता दिया था कि आप लोगों को कि तो मैंने आप लोगों को पीछे ये बता दिया था कि कितनी जमानत राशि दी जाती है राष्ट्रपति चुनाव के लिए। मैंने ये बताया था कि 15,000 जमानत राशि आपको देनी पड़ेगी, तब आप चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसी समय मैंने ये वो पॉइंट छूट गया था, वो ये छूटा था कि जैसे कुछ केसेस में जो जमानत राशि होती है वो जब्त हो जाती है। कब, मतलब जितना कुल वैध मत पड़ा और उसमें से अगर 1/6 से आप कम पाते हैं, मतलब अगर मान लीजिए कुल 100 वोट पड़ते हैं, 100 वोट का में 1/6 से भी कम आप पाते हैं तो आपकी जमानत जो 15,000 आपने दी थी वो जब्त हो जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि 15,000 होती है। यदि कोई उम्मीदवार 1/6 नहीं, मतलब वैध मतों का 1/6 मत से भी कम पाता है तो उसकी जमानती राशि जब्त कर ली जाती है। ये पॉइंट छूटा था, क्लियर हो गया। अब आज हम जो बात करेंगे वो पूरी बात करेंगे कैसे कैसे कौन कौन से लोग भाग लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अनुच्छेद 55 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति मतलब राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति से होता है उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन से लोग भाग लेते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिएगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत, पहले यही क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। अब किस लिए से होती है, तो गुप्त मतदान द्वारा। पहले किसके मतदान द्वारा होता है, गुप्त मतदान। हाँ, अब कहेंगे सर गुप्त मतदान तो सब में होता है। बात तो सही है कि जितने भी मतदान होते हैं सब गुप्त कराए जाते हैं ताकि किसी को ये ना पता चले कि हमने वोट किसको दिया है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और होती है इसमें, आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व। किसकी बात कर रहा हूँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। किसके द्वारा, आनुपातिक प्रतिनिधित्व आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा। अब समझेंगे, पद्धति द्वारा इसका मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। गुप्त मतदान आपको पता है कि जब आप मत देने जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो ये कहा जाता है कि किसी को ना पता चले, तो अपने को पता होता है कि हम किसको दे रहे हैं। वैसे ही जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो सेम पद्धति अपनाई जाती है, गुप्त मतदान होता है। लेकिन एक खास चीज़ होती है, वो क्या होती है, हम जब वोट देने जाते हैं, सामान्यतः वोट जैसे प्रधानी का वोट देने जाए या फिर जो MP को देने जाए, चाहे MLA का वोट देने जाए, होता क्या है, MP MLA में आप जाते हैं, गुप्त मतदान देते हैं, लेकिन आप एक बार में सिर्फ एक लोग को वोट दे सकते हैं। ठीक है, ये तो मतदान हो गया। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति वाले चुनाव में जैसे मान लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश, थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए ये वाला पर्चा, ये EVM है या पर्चा है, इसमें 1 2 3 और 4 लोग हैं, 1 2 3 और 4। ये चारों कैंडिडेट ऐसे हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, आप वोट देने वाले हैं, मतलब मतदाता हैं, आप गए तो आपको लगा कि जो ये पहले वाले व्यक्ति हैं इनको वोट नहीं देना हमें, जो पहला नाम लिखा है, आप चाहते हैं कि दूसरे को वोट देना चाहते हैं, तो आप सबसे पहले किसको वोट देंगे, पहले स्थान पे इनको रखेंगे। आपको बताना पड़ेगा कि प्रथम स्थान पे हम इनको रख रहे हैं।
फिर आपके दिमाग में चलो अगर ये पहला दूसरे को चुन लिया तो ऐसा करते हैं, दूसरे स्थान पे हम चौथों को रखते हैं, इनको आपने दूसरे वाले स्थान पे रख दिया द्वितीय, ठीक है। फिर जो ये 3 नंबर वाले हैं, जो 1 वाले हैं इनको 3 नंबर पे रख दिया, और जो 3 वाले हैं इनको 4 नंबर पे रख दिया। तो कहेंगे सर क्या मतलब सबको वोट देना पड़ेगा? हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में आप सिर्फ एक लोग को वोट नहीं दोगे, जितने उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए लड़ रहे हैं सबको वोट देंगे। सिर्फ अंतर क्या होगा कि आप जाएंगे तो जिसको सबसे पहले आपको जिताना है उसको सबसे पहले वोट देंगे। कारण क्या होता है अभी बताएंगे। देखिए, पहले बार आपने इनको दे दिया तो सीरीज क्या बन रही है आपकी कि आपकी 2 4 1 3, ये क्रम आपका बन रहा है, कॉमा कॉमा का मतलब जो दूसरे नंबर का व्यक्ति है उसको आप जिताना चाहते हैं उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद चौथे नंबर का है, फिर पहले का, फिर तीसरे का, ऐसे करके वोट आप सबको दे के आएंगे, ठीक है। किसी एक को नहीं देंगे, सबको दे के आएंगे। चलिए ठीक, आप दे के आते हैं, दूसरा भी जाता है सेम पद्धति अपनाता है, तीसरा भी सेम, और वैसे करके जो दूसरे नंबर के व्यक्ति होते हैं ये जीत जाते हैं। अब जीतेंगे क्यों? क्योंकि सबने जिसको ज़्यादा महत्व दिया है तो वो वाला व्यक्ति कौन है? दूसरे नंबर का व्यक्ति हो गया। पक्की बात है, बात समझ गई। फिर अब समझेंगे, थोड़ा सा चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि पहले वाला व्यक्ति मान लीजिए वो जीत भी गया और ये उसके दिमाग में आया नहीं हमें तो करना ही नहीं है, राष्ट्रपति पद हम नहीं लेंगे, अब तो फिर चुनाव करवाना पड़ेगा। उस चुनाव से बचने के लिए क्या किया जाता है? मान लीजिए किसी कारणवश या मान लीजिए डेथ हो गई या उसके दिमाग में नहीं करना ही नहीं है, राष्ट्रपति अब छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, ज़्यादा वाला बाहर आ जाएगा। वैसे कोई डरता नहीं है इन चीज़ों से, लेकिन फिर भी कोई ऐसी वजह हो जिनकी वजह से वो शपथ ना ले पाए, चाहे कोई भी वजह हो, अब तो भाई फिर या तो फिर चुनाव करवाया जाए। तो उस चुनाव से बचने के लिए जो दूसरे नंबर का व्यक्ति होगा, जो जिसको मतलब ना कहते सबसे ज़्यादा वोट, फिर उससे कम वोट, फिर उससे कम, फिर तो दूसरे वाले को राष्ट्रपति बनाया जाएगा। दूसरा भी मना कर दिया, फिर कहेंगे फिर क्या वोट पड़ेगा? नहीं, अब तीसरे नंबर की बात आएगी, तीसरे नंबर वाले को बनाया जाएगा। तीसरा भी मना कर दे तब चौथे। अब फिर जब सभी मना कर देंगे तो फिर अलग ही बात है, फिर चुनाव आयोग क्या करेगा? फिर तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन निकाला जाएगा, बहुमत से किसी को बना दिया जाएगा या ऐसा कुछ। तो लेकिन आपको ध्यान में रखना है, ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया किस अनुपात में वोट पड़ रहे हैं, किसको सबसे ज़्यादा किसको सबसे कम। और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, मतलब एकल होगा, आप एक वोट करेंगे लेकिन वो सब में जाएगा। एक आप तो एक ही व्यक्ति है ना, तो एक ही बार वोट करेंगे लेकिन आपका वोट सबको जा रहा है। कारण क्या? 2 को भी वोट गया, 3 को, 4 को, 1 को, मतलब सबको वोट आपका जा रहा है। आप एक ही वोट दे रहे हैं लेकिन वो वोट सर्कुलेट होकर सबको जा रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि इनका जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो किसके द्वारा होता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आपको जो कीवर्ड याद रखनी है वो इसमें याद रखनी, एकल संक्रमणीय मत, ठीक है। एकल संक्रमणीय मत के द्वारा ही इनको मतदान किया जाता है। गुप्त मतदान नहीं याद रखेंगे, आपको पता है गुप्त मतदान सब में होता है। प्रधानी में जाएंगे तो ऐसे आड़ करके देंगे, किसी में वोट देने जाएंगे तो आप आड़ करके ही देंगे कि अरे कोई देख ना ले। दिखाना अच्छी बात भी नहीं होती, बाद में भले बोल के आते अरे फलनवा का दिए थे हम। लेकिन यहाँ पर भी आप क्रम में दे के आएंगे, पहला नहीं करेगा, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, ऐसे करके, ठीक है। तो ये समझ में। अब देखिए इसमें अब इनकी गणना कैसे की जाएगी? ये वोट पड़ गए, अब इसमें डाला गया कुल वैध मत। अवैध होगा तो हटा दिया जाएगा, एक वोट खराब हो जाता है तो उसे बोल दें हटाओ इसे। वैध मत पे ही, जब जो वैध मत होता है उस पर ही जीत की घोषणा की जाती है। तो डाला गया कुल वैध मत, मतलब अगर मान लीजिए 100 वोट डाला गया तो 100 वैध हो गया, तो 100 वोट निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधित्व की संख्या +1 क्या करेंगे? +1, और उसके बाद जितना आएगा कैलकुलेशन करने में उसमें +1 कर लिख दे, जोड़ देंगे। उसके बाद जो जितना आएगा उसके अनुसार ये बता दिया कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। इसको याद रखेंगे, ठीक? नहीं याद रखेंगे आपके एग्जाम में आने वाला नहीं है। दूसरे देखिए, अब इसमें भाग कौन लेता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन लोग मतदाता होते हैं उसको समझेंगे। तो MP होते हैं, मैंने बताया था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का मतलब सांसद। अब समझेंगे यहाँ पे कौन भाग लेगा राष्ट्रपति के चुनाव में? सांसद भाग लेंगे। अब सांसद अगर भाग ले रहे हैं तो जाहिर है उनके, देखिए एक चीज़ समझिएगा, जो सांसद जितने बड़े क्षेत्र का सांसद होगा उसका वोट उतना ही ज़्यादा होगा।
मतलब उसकी भौकाल उतने टाइट होगी। मतलब जो व्यक्ति जितने बड़े क्षेत्र का होगा उसके वोट की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा होगी। अब समझेंगे कैसे। राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के समस्त मत का मूल्य बटे संसद के कुल सदस्यों निर्वाचित सदस्य, याद कर लेंगे, इसे भाग देंगे, जितना आएगा वो एक सांसद का वोट हो जाएगा। एमपी एमपी नहीं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इसको बोलते हैं विधायक। विधायक। अब देखिए उस राज्य की जितनी भी जनसंख्या हो गई, मतलब जितनी भी है 81 करोड़, 100 करोड़, 100 जो भी करोड़ है, उतनी संख्या उस राज्य के निर्वाचित विधानसभाओं के निर्वाचित कुल सदस्यों की संख्या कुल में भाग 1000 का देंगे, जितना आएगा वो मान लिया जाएगा। ठीक है, इसके आधार पे फिर इसमें रखा जाएगा। रखने के बाद जो आएगा उसके अनुसार ये बोल दें कि ये जीते हैं, ये हारे हैं। तो ये अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो फिर और अच्छी बात है, परेशान मत होइएगा। यहाँ से क्वेश्चन ये सूत्र वगैरह आपके लेवल पे नहीं पूछा जाएगा। अगर पूछा भी जाएगा तो आप बहुत आसानी से बता सकेंगे कि इनके अगर संसद की भाई ये पूछेगा तो यहाँ संसद देगा, अगर यहाँ पूछेगा तो यहाँ विधानसभा देगा, विधायक क्या, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं। तो बस ठीक है, ये चीज़ याद नहीं, लेकिन था तो मैंने बता दिया। अब जो इसके बाद बता रहा हूँ वो ज़्यादा ज़रूरी। अब मान लीजिए इतना वोट डाल के हमने राष्ट्रपति चुन लिया। अब जब राष्ट्रपति चुन लिए तो राष्ट्रपति का कुछ काम धंधा होगा या फिर कुछ और होगा, समझेंगे। अब क्या होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति चुने गए, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो 2 बार राष्ट्रपति चुने। अब तक सभी लोग चुने गए तो सिर्फ एक ही बार चुने गए। एक ऐसे व्यक्ति हैं, देखो ऑफलाइन वाले मोबाइल पे चले गए, एकदम तुरंत मोबाइल के गूगल बाबा से बताओ, गूगल बाबा, बाकी दिमाग तो है नहीं, हाँ कहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, जो हमारे पहले जब मैंने कार्यकाल आप लोगों को पढ़ाया था कि कौन से राष्ट्रपति किस कार्यकाल में कौन से सीरीज में, तब मैंने आपको बताया था कि जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये ऐसे राष्ट्रपति रहे जो 2 बार राष्ट्रपति हुए। तो ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे। अब कब हुए, पहली बार तो 1950 में बनते हैं और दूसरी बार 1962 में। कब बनते हैं ये 2 बार, अगर आपको लिखना है तो लिखिएगा, 1950 में पहली बार ये बनते हैं और दूसरी बार राष्ट्रपति ये कब बनते हैं, 1962 में। ठीक है, तो याद हो गया, एकदम कंफर्म याद हो गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो 2 बार राष्ट्रपति हुए। कब 1950 में पहली बार राष्ट्रपति हुई, दूसरे बार राष्ट्रपति होते हैं 1962 में। तो नॉर्मल जानकारी थी, थोड़ा सा ये वो वाला था, कठ बैठिया बोलते हैं देहात वात में। अब समझेंगे, जब मान लिया राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, राष्ट्रपति ने, अब होगा क्या, अब समझेंगे। राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, ये हो गया अनुच्छेद 55। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीत है, इतने लोग भाग लेते हैं, ऐसे ऐसे करके आपको कंफर्म एकदम पता चल गया, आपको याद भी हो गया। अब जो हमें आगे बात करेंगे वो बात करेंगे अनुच्छेद 55, अब 56 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, आर्टिकल नंबर 56 की बात करेंगे। तो आर्टिकल नंबर 56 में किसकी बात की गई है, आपको याद है, ऑफलाइन वालों याद है आपको। तो हम बात कर रहे थे अनुच्छेद 56। देखिए अनुच्छेद 56 में हम लोगों ने, जब मैंने आपको अनुच्छेद पढ़ाए थे राष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेद, तब मैंने अनुच्छेद 56 में आप लोगों को बताई थी कि अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के पद की पदा अवधि दी गई है। मतलब राष्ट्रपति की पदा अवधि, मतलब राष्ट्रपति जब चुन लिए जाएंगे तो वो कितने साल तक अपने पद पे बने रहेंगे। तो जब से वो निर्वाचित होंगे तब से लेके अपने पद पे 5 वर्ष तक, एकदम 5 वर्ष तक, मतलब उनका कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति का, 5 वर्ष। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रपति बनता है तो वो 5 वर्ष के लिए ही चुना जाता है। अच्छा एक चीज़ और बताऊं, USA का नाम आपने सुना होगा, अमेरिका का नाम सुना है, वहाँ पे कोई भी व्यक्ति सिर्फ 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 2 बार बन गया, उसके बाद तीसरी बार वो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और भारत में है तो बस लड़ते जाओ, जीतोगे तब ना, एक बार तो अगली बार पार्टी चेंज हो जाती है।
आपने देखा होगा सभी लोग कितने राष्ट्रपति सभी लोग एक बार हुए, यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही पहले राष्ट्रपति हैं और यही 2 बार हुए, बाकी सब लोग एक एक बार हुए हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष होती है, जब से वो चुने जाएंगे तब। अब एक बात आती है कि सर ये राष्ट्रपति पदावधि पे 5 वर्ष तक काम करेंगे, लेकिन जब ये 5 वर्ष तक काम कर रहे होते हैं, जब अपने पद पर ये काम कर रहे होते हैं, तो ये तो त्यागपत्र भी दे सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए 5 वर्ष से पहले ने छुट्टी लेनी है तो क्या करेंगे, तो त्यागपत्र देंगे, रिजाइन देंगे। तो ये जो त्यागपत्र है, क्वेश्चन पूछा गया था कि ये त्यागपत्र किसे देंगे। जो राष्ट्रपति महोदय जी हैं, अगर इन्हें अपना त्यागपत्र, भाई कोई होगा, अगर आपको नौकरी छोड़नी है तो आप अपने उच्च वाले को दोगे, लेकिन राष्ट्रपति ही सबसे उच्च होते हैं भारत के, तो ये किसको देंगे, समस्या थी। अब ये इस बात को समझिए, जो राष्ट्रपति महोदय होंगे वो देंगे उपराष्ट्रपति को। किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। मतलब राष्ट्रपति महोदय अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को। मान लेते हैं तो उपराष्ट्रपति महोदय जी भी नहीं है, मान लीजिए इन केस उपराष्ट्रपति महोदय जी नहीं है, तो किसको देंगे त्यागपत्र। तो जो इनके द्वारा कोई व्यक्ति अगर कह दिया कि इनको देना है तो वो उनको दे देंगे। ठीक, लेकिन एक चीज़ समझेंगे, जब उपराष्ट्रपति को ये देंगे, क्या देंगे, त्यागपत्र, तो उपराष्ट्रपति तुरंत जाके लोकसभा का, जो उस समय लोकसभा का अध्यक्ष होगा, उसको तुरंत तत्काल सूचना देंगे। तो उपराष्ट्रपति तुरंत क्या करेंगे, तत्काल किसको सूचित करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को, लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करेंगे और कहेंगे स्पीकर महोदय, राष्ट्रपति महोदय ने त्यागपत्र दे दिया है, तुरंत व्यवस्था की जाए नए राष्ट्रपति को चुनने की। अगर नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो तुरंत उनके जगह पे किसी न किसी को बैठाया जाए, जिनको हम लोगों ने पढ़ा था कार्यवाहक राष्ट्रपति। मतलब राष्ट्रपति नहीं है तो उनके स्थान पे अगर किसी को चुना जाएगा तो। ठीक है, तो आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि किसको चुना जाएगा राष्ट्रपति, किसको नहीं चुना जाएगा, और त्यागपत्र किसे देंगे, उपराष्ट्रपति को। ऑप्शन में आएगा तो उपराष्ट्रपति ही आएगा। तो राष्ट्रपति किसको देंगे, 56 में याद रखना है कि राष्ट्रपति की पदावधि 5 वर्ष तक होती है। उसके बाद अपना त्यागपत्र किसको देंगे, उपराष्ट्रपति महोदय को, ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। चलिए, अब अगर इन्होंने त्यागपत्र दे के पद छोड़ दिया तो किसका पुनर्निर्वाचन करना है। अनुच्छेद 57 की बात करते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 57, आर्टिकल नंबर 57, आर्टिकल नंबर 57 देखिए, एक बार चुने गए, दूसरी बार अपना चाहे 5 वर्ष पूरा करेंगे या पहले ही त्यागपत्र दे देंगे, तो बात आएगी 57 में। 57 में पुनर्निर्वाचन की बात की गई है, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात की गई है। पुनर्निर्वाचन मतलब दोबारा उनका निर्वाचन कैसे किया जाएगा, इसकी बात की गई अनुच्छेद 57। बात समझ में आ गई। अब अनुच्छेद 57 को हमने पढ़ लिया कि बस इतना याद रखना कि दोबारा चुनाव कैसे होगा, राष्ट्रपति चुने जाएंगे, उसकी बात की गई है अनुच्छेद 57 में। 56 में वो कितने वर्ष तक शासन करेंगे, तो कितने वर्ष तक, 5 वर्ष तक। उसके पहले त्यागपत्र देना तो राष्ट्रपति को दे देंगे, और उसके पहले उनकी रीति थी तो एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है, कौन कौन से भाग लेते हैं वो भी मैंने बताया था। तो लगभग ये सारी चीज़ें। एक अनुच्छेद और बचता है, अब उस अनुच्छेद की बात कर लेंगे, फिर इस क्लास को वहीं रोकेंगे, आगे बात करें। देखिए, अब बात करेंगे 58 की। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 58 की, आर्टिकल नंबर 58 की बात करेंगे। देखिए, इनका निर्वाचन हुआ, अपने पद 5 वर्ष तक रहे या फिर त्यागपत्र दे दिया, उसके बाद अगर त्यागपत्र दे दिया तो पुनर्निर्वाचन हुआ 57 में। 58 में किसकी बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, शपथ की। अनुच्छेद 58 नहीं, यहाँ पे शपथ 60 में है, तो ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 60 में मतलब 16 में, सॉरी 16 नहीं 60 में सब गड़बड़ा दे रहे हैं। तो अनुच्छेद 60 में किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। किसकी बात की गई है, शपथ की बात की गई है। शपथ शपथ नहीं, देखिए आर्टिकल 60 में जो बात की गई है वो किसकी गई है, शपथ। अब
बात आती है कि ये अपनी जो कसम लेंगे, शपथ लेंगे, वो किसके सामने लेंगे, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाएंगे। ध्यान में रखना है, इनको शपथ कौन दिलाएगा, जो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, दोनों बात, भारत का मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश होगा। अब भारत का मुख्य न्यायाधीश का ये या सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि पूरे भारत की एक ही सुप्रीम कोर्ट है, वो दिल्ली में, उसी के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएंगे कि भैया आपको ऐसे ऐसे कसम खानी है, आप कैसे कैसे संविधान का पालन करेंगे। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर मान लीजिए इन केस भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहते हैं, किसी कारणवश किसी काम में व्यस्त हैं, क्योंकि भाई बहुत बड़ा पद है तो बहुत मुश्किल होता है खाली रहना, अगर नहीं है तब कौन इन्हें शपथ दिलाएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश कौन दिलाएंगे, कौन, उसके बाद न्यायाधीश के बाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, ये रहेंगे, इनको शपथ दिलवा देंगे। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अनुच्छेद 60 में शपथ है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि है, 57 में पुनर्निर्वाचन है और 55 में ये है। इसमें से अगर किसी को कोई समस्या होगी तो कमेंट लिखिएगा और वीडियो कैसे लगी ये भी बताइएगा और ज़्यादा शेयर करिएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद।